नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको भारत के सभी एग्जाम में पिछले 30 साल से आए हुए बार आए हुए क्वेश्चन कराया जाता है। हमारे चैनल में आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाते हैं। आपका बिल्कुल समय यहाँ पर बर्बाद नहीं होता। सबसे जल्दी क्वेश्चन कम समय में आपके सामने यहाँ पर हम लाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। सभी चैनल पर जो भी पहली बार आए हैं, जीके, साइंस और करंट अफेयर्स सुपर फास्ट स्पीड में पिछले 30 साल से आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि भारत का वह एकमात्र राज्य कौन सा है जो केसर का उत्पादन करता है। ये आखिरी क्वेश्चन रहा कल का। इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य। भारत का जम्मू कश्मीर राज्य ऐसा है जो केसर का उत्पादन करता है, एकमात्र राज्य। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है। ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित इनमें से कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ओडिसी नृत्य शैली संयुक्ता पाणिग्राही जी हैं, सोनल मानसिंह और माधवी जी भी हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति ये ओडिसी नृत्य से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यामिनी कृष्णमूर्ति प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली सबसे पहली भारतीय महिला, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, बछेंद्री पाल। ये सबसे पहले एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ी थी, ये भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल जी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से आपका कौन सी विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार बताना है। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन के अनुसार जो 4 ऑप्शन दिए उनमें से सबसे लंबी इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना, ये सबसे लंबी नहर है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि भूकंपीय तरंगों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किसके द्वारा। तो भूकंपीय तरंगों के व्यवहार का अध्ययन सीस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सीस्मोग्राफ के द्वारा हम भूकंपीय तरंगों की व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिक लगा लो। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में भी आया था और सीजीएल में भी आया था। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश, लेकिन सबसे ज्यादा गेहूं कहां बिकता है। तो सबसे ज्यादा गेहूं बिकता है आपका मध्य प्रदेश में। ऐसा क्यों होता है। तो जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं वो मध्य प्रदेश में आकर गेहूं बेचते हैं। तो उत्तर प्रदेश में गेहूं उत्पादन तो सबसे ज्यादा होता है, लेकिन बिकवाली के हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। समझ में आया। थोड़ा दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है। उत्पादक मध्य प्रदेश लेकिन सबसे ज्यादा बिकता, उत्पादक उत्तर प्रदेश लेकिन सबसे ज्यादा बिकता है मध्य प्रदेश में। दिन व रात होने का कारण क्या है। तो दिन और रात जो होते हैं ये पृथ्वी अपने अक्ष पर जो गोल गोल घूमती है उसके कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना। भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो भारत के अंदर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है, हम तापीय ऊर्जा पर सबसे ज्यादा निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी तापीय ऊर्जा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा राज्य है। तो इलायची पहाड़ियां भी उसी राज्य में, कार्डमम हिल्स इलायची पहाड़ियां, और सबसे ज्यादा इलायची उत्पादन भी होता है केरल राज्य। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। केरल राज्य सबसे ज्यादा इलायची उत्पादन करता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन सब जो हैं आपके भारत के सभी एग्जाम में पिछले 30 साल से आ रहे हैं। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन की हमने 10,000 क्वेश्चन निकाल दिए हैं। कितने क्वेश्चन निकाल लिए हैं। 10,000 क्वेश्चन एक साथ निकाल लिए हैं और उनकी बना ली है पीडीएफ। और वो पीडीएफ सबको, आप सभी स्टूडेंटों को व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। पीडीएफ आप सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। कितने क्वेश्चन हैं। 10,000 जीके के एमसीक्यू। 300 रुपए की पीडीएफ है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं तो सबको 99 रुपए में ये पीडीएफ मिल जाएगी व्हाट्सएप पर। सबको 99 रुपए में मिल जाएगी। जो चैनल से पहली बार जुड़ा है उसको भी, और जो पुराने स्टूडेंट है सबको 99 रुपए में मिल जाएगी। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। जिसको भी पीडीएफ चाहिए, नीचे एक नंबर आपको दिख रहा होगा, ये आपको वीडियो के अंत तक हमेशा दिखता रहेगा। इस पर कॉल कर लेना और आप कॉल करके वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो जिसको भी चाहिए। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। अच्छे चांसेस हैं पूरे क्वेश्चन फंसने के, तो पीडीएफ जरूर ले लेना। 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा है। तो नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जो राज्य है ये आपका असम राज्य है। ये नदियों के अपरदन से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। अगला क्वेश्चन, खारे नमकीन जल में निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ उग सकता है। तो जो खारा नमकीन जल होता है उसमें आपके मैंग्रोव वन उग सकते हैं। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। तो ये हमारे सुंदरवन जो पूरा एरिया है ना, पश्चिम बंगाल से लगा हुआ और बांग्लादेश से, वहां पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। खारे जल में उग सकते हैं मैंग्रोव वन।
धार्मिक आधार पर किस नदी को अपवित्र माना गया है? तो धार्मिक आधार पर कर्मनाशा नदी जो है इसको अपवित्र माना गया है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसकी दृष्टि से बिहार तीसरे नंबर पर आता है। ऑप्शन नंबर बी बिहार का तीसरा स्थान है, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। गंगा में बाढ़ की समस्या किस कारण से उत्पन्न होती है? तो गंगा नदी में जो बाढ़ आती है उसका कारण है अंदर ढाल कम होना। ऑप्शन नंबर सी अंदर की तरफ ढाल कम होना गंगा नदी में बाढ़ आने की प्रमुख समस्या है। सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत रहता है कब तक? तो सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत रहता है साल में 2 बार। ऑप्शन नंबर सी साल में 2 बार प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग कैसा होता है? तो प्राणी के शरीर के समस्त भाग का अधिकांश जो भार होता है हमारे शरीर में करीब करीब 80%, 60 से 80% जल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जो पाचन होता है उसमें आपका जो अम्ल होता है पाचक रस में वो होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अच्छा, आप कमेंट करके बताना कि पित्त जो निकलता है हमारे शरीर में वो कहाँ एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है? पित्त कहाँ इकट्ठा होता है? मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, यकृत में या फिर पित्ताशय में। कहाँ पर इकट्ठा होता है कमेंट करके बताइए पित्त। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो हाँ, मानव का मस्तिष्क हमारी खोपड़िया जो है ये 1350 ग्राम की होती है। 1350 ग्राम या 1350 ग्राम राइट आंसर है। सर्वग्राही कौन सा रुधिर वर्ग होता है? तो सर्वग्राही जो है वो आपका एबी रुधिर वर्ग, ये आपका सर्वग्राही रुधिर वर्ग कहलाता है। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक है? तो पसलियों की संख्या सबसे अधिक मानव के अंदर है, हमारे शरीर में है पसलियों की। मगर, मछली और सांप से ज्यादा सबसे ज्यादा पसलियां मानव शरीर में होती हैं। आयोडीन युक्त हार्मोन इनमें से कौन सा है? तो आयोडीन युक्त हार्मोन यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये आयोडीन युक्त हार्मोन है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी थायरोक्सिन हार्मोन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? तो संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का करीब करीब 7% जो है रक्त की मात्रा हमारे शरीर में होती है। ऑप्शन नंबर बी 7% राइट आंसर है। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो रक्त को जमने में मुख्य भूमिका आपकी होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी सीए का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट करके बताओ। सीए मतलब क्या होता है? रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए तत्वों में से, तो सीए राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? तो यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो रक्तदाब बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगा राइट आंसर हो जाएगा। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए जो गर्भाशय है वो एस्ट्रोजन हार्मोन तैयार करता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी एस्ट्रोजन हार्मोन राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हमारे मनुष्य के शरीर में जो पेशियां होती हैं 639 पेशियां होती हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो हमारे शरीर में जो मेरुदंड है उसमें 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। 31 जोड़ी मतलब 62 हो गया। ऑप्शन नंबर सी। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? तो प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है उसका जो नियंत्रण केंद्र है वो है आपका केशिरुक रज्जु। ऑप्शन नंबर बी केशिरुक रज्जु प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव क्या कहलाता है? तो वायु और जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव इसको कहा जाता है अपर्दन। मृदा अपर्दन पढ़ा है ना आपने, जो मिट्टी झड़ती रहती है और हटती जाती है, मृदा अपर्दन। ऑप्शन नंबर ए अपर्दन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। हाइड्रोफाइट इनमें से किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोफाइट्स के नाम से एक हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधे को, किसी भी जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? मरुद्भिद मतलब जो आपका रेगिस्तानी पौधा कहलाता है। तो करील नाम का पौधा ये मरुद्भिद पौधा कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए करील पौधा ये मरुद्भिद पौधा होता है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है? तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण आप देखेंगे तो हरे पौधे हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर भी हरे पौधे सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण है। एपिफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती हैं। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं। किसके लिए? तो एपिफाइट्स जो होते हैं ये यांत्रिक मदद हेतु अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं। जैसे कि आपने पेड़ों पर लताएं लिपटी देखी होंगी ना,
लताएं जो रहती हैं वो एपीफाइट्स में आएंगी, वो दूसरे पेड़ों की मदद से जो है यांत्रिक मदद से लपटे रहती हैं, ऊपर जाती हैं, तो लताएं एपीफाइट्स कहलाएंगी, याद रखना। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो रेगिस्तान में जो पौधे पैदा होते हैं उसको ज़ेरोफाइट्स या ज़ोरोफाइट्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। धूल प्रदूषण रोकने के लिए प्रयुक्त वृक्ष कौन सा है? तो धूल के प्रदूषण को रोकने के लिए जो प्रयुक्त वृक्ष है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से नीम, ये धूल प्रदूषण रोकने के लिए प्रयुक्त वृक्ष है। वैश्विक तापन के फलस्वरूप इनमें से क्या हो सकता है? तो वैश्विक तापन के फलस्वरूप यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से तट रेखा में परिवर्तन हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी, तट रेखा में परिवर्तन वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण इनमें से क्या कहलाते हैं? तो मानव के द्वारा जनित पर्यावरण प्रदूषण, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको कहा जाएगा परजैविक, ऑप्शन नंबर सी, परजैविक प्रदूषण मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाएंगे। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो ऊर्जा का एक रूप है जिसमें प्रदूषण नहीं होता है, वो है आपकी सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी। सौर ऊर्जा में कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता, प्रदूषण नहीं होता, याद रखना। निम्नांकित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण करता है का कारण है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, जेट विमान जो रहते हैं बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं, जेट इंजन रहते हैं, जेट विमान जब वो उड़ता है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, ये ध्वनि प्रदूषण का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण है, बहुत ज़्यादा अधिकतम कारण है, ऑप्शन नंबर ए। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो मानव की त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए, डर्मेटोलॉजी राइट आंसर। देख रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन कितने अच्छे लेवल के हैं। ऐसे ही पीडीएफ चाहिए आपको 10,000 क्वेश्चन की, 10,000 क्वेश्चन यदि आपने याद कर लिए तो सोचो आपके एग्जाम में कितना अच्छा स्कोर होगा, जीके जीएस कंप्लीट हो जाएगी आपकी। तो 10,000 क्वेश्चन इसको भी चाहिए, नीचे दिए गए नंबर पर जब वीडियो खत्म होगा तो कॉल कर लेना, 99 में आपको मिल जाएगी। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन इम्यूनोलॉजी में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, इम्यूनोलॉजी राइट आंसर है। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को सीरोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, सीरोलॉजी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो मछलियों से संबंधित अध्ययन जो है ये आपका इख्तियोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी, इख्तियोलॉजी मछलियों से संबंधित अध्ययन है। पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? तो इकोलॉजी जो होता है पारिस्थितिकी विज्ञान शरीर संरचना और वातावरण के से संबंधित है, इकोलॉजी का संबंध। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक इनमें से किसे कहा जाता है? तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक लिस्टर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए, लिस्टर को आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है? तो अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी वॉटसन ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी, वॉटसन ने अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा था। यहां पर एक चीज याद रखना कि अनुवांशिकी का जनक जो कहा जाता है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी में जो मेंडल दिख रहे हैं उनको कहा जाता है। लेकिन अनुवांशिकता के विज्ञान को जो अनुवांशिकी नाम दिया गया था वो आपका बैटसन ने दिया था, वॉटसन नहीं, बैटसन, BATESON, तो कहिएगा वॉटसन भी लिख के आ जाता है, कहिएगा बैटसन, ठीक है। इन्होंने अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा था और अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को, ऑप्शन नंबर डी में आपको जो दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, रक्त समूह का आविष्कारक इनमें से किसे माना जाता है? तो रक्त समूह का आविष्कारक लैंड स्टीनर को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए, लैंड स्टीनर को रक्त समूह का आविष्कार माना जाता है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो हृदय का पहला प्रतिस्थापन जो किया गया था ये किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड राइट आंसर है। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो जो विकास का सिद्धांत था ये डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी, डार्विन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। हिस्टोलॉजी शब्द का संबंध सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हिस्टोलॉजी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किया था अर्नेस्ट मेयर ने, ऑप्शन नंबर डी, मेयर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो घाव भरने में सहायक होता है आपका एपिथीलियमी ऊतक, ऑप्शन नंबर बी, एपिथीलियमी ऊतक ये घाव भरने में सहायक होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी होता है? तो शरीर को गर्म रखने हेतु आपका वशामय ऊतक उत्तरदायी होता है, ऑप्शन नंबर ए, वशामय ऊतक राइट आंसर हो जाएगा। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो संवेदना का जो चालन होता है एक भाग से दूसरे भाग में ये तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी, तंत्रिका ऊतक ये संवेदना का चालन करती है एक भाग से दूसरे भाग में।
ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? तो ऊंट का जो कुबड़ होता है ये वसामय ऊतक का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए, वसामय ऊतक का ऊंट का कुबड़ बना होता है। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं किस में? तो जो मास्ट कोशिकाएं हैं ये संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए, संयोजी ऊतक में मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण इनमें से क्या कहलाता है? तो फेफड़ों को ढकने वाला जो आवरण रहता है ये आपका प्लूरा कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी, प्लूरा, ये फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो किसी भी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को नेफ्रोसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रोसिस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती? तो माता पिता की सभी संतानें एक समान इसलिए नहीं होती क्योंकि उनमें आनुवांशिक विविधता पाई जाती है और वातावरण की विविधता पाई जाती है। आनुवांशिक विविधता और वातावरण की विविधता, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लड़का पैदा होता है कब? तो लड़का पैदा होगा जब बच्चे में एक्स वाई गुणसूत्र होंगे। ऑप्शन नंबर सी, बच्चे में एक्स वाई गुणसूत्र होंगे तो लड़का पैदा होगा। निम्नलिखित में से कौन एक लिंग संलग्न रोग है? तो लिंग संलग्न रोग यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है ये आपका वर्णांधता है। ऑप्शन नंबर सी, ये वर्णांधता आपको आनुवांशिक तौर पर भी हो सकता है। एक बांध पुरुष एक अन्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न हो सकेंगे किसमें? तो यदि एक वर्णांध व्यक्ति है और वो एक सामान्य महिला से विवाह करे तो उस पुत्रों में ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी वर्णांधता हो सकती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जैव विकास को सबसे पहले समझाया था लेमार्क ने। ऑप्शन नंबर भी, लेमार्क के द्वारा जैव विकास को सबसे पहले समझाया गया। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत ये ह्यूगो डी व्रीज ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर बी, ह्यूगो डी व्रीज या फिर डी व्रीज, जो भी आपको आए टिक कर देना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो मलेरिया परजीवी और अमीबा इनको प्रोटोजोआ श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोजोआ श्रेणी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चप्पल की आकृति का जंतु क्या कौन सा होता है? तो चप्पल की आकृति का जंतु आपका पैरामीशियम होता है। ऑप्शन नंबर ए, पैरामीशियम ये चप्पल की आकृति का जंतु होता है। कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ इनमें से कौन सा है? तो कालाजार उत्पन्न करने वाला जो प्रोटोजोआ है वो है आपका लिशमेनिया। ऑप्शन नंबर डी, लिशमेनिया ये कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? तो जो आपके कीड़े होते हैं कीट, इनमें आपकी 3 जोड़ी टांगे होती हैं। ऑप्शन नंबर सी, 3 जोड़ी टांगे होती हैं कीटों में। बिच्छू का विष कहां पर होता है? तो जो बिच्छू होता है उसका विष होता है उनके डंक में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी, बिच्छू का विष उसके डंक में होता है। निद्रा रोग फैलाती है इनमें से कौन सी मक्खी? तो निद्रा रोग फैलाती है आपका सीसी मक्खी, ये निद्रा रोग फैलाती है। ऑप्शन नंबर ए, सीसी मक्खी निद्रा रोग फैलाती है। तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तो तारा मछली या स्टारफिश ये है आपका इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी। ऑप्शन नंबर बी, इकाइनोडर्मेटा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? तो मानव मात्र के लिए फीताकृमि उपयोगी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, फीताकृमि का कोई भी उपयोग नहीं है मानव के लिए। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है इनमें से क्या? तो जेलीफिश के नाम से ओरिलिया। ऑप्शन नंबर सी, ओरिलिया जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो जो मेढक होता है उसका लार्वा उसको कहा जाता है टेडपोल। ऑप्शन नंबर ए, मेढक के लार्वे को टेडपोल कहा जाता है। शीत रक्तीय प्राणी इनमें से कौन सा है? तो शीत रक्तीय प्राणी मछली, छिपकली और मेढक ये सभी शीत रक्तीय प्राणी हैं, ठंडे खून वाले प्राणी हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। विषैली छिपकली जो है वो क्या है? तो जो विषैली छिपकली होती है यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा विषैली छिपकली के लिए? तो इसको हीलोडर्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, हीलोडर्मा विषैली छिपकली होती है। समुद्री सर्प को इनमें से क्या कहा जाता है? तो समुद्री सांप जो रहते हैं उसको डेविल फिश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, यह फिश की कैटेगरी है, डेविल फिश समुद्री सर्प को कहा जाता है। सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता, वे ध्वनि किससे ग्रहण करते हैं? तो सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता, वे ध्वनि त्वचा से ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, त्वचा राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन कि मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति कैसी होती है? तो मेढक में जो फर्टिलाइजेशन होता है ये आपका बाह्य फर्टिलाइजेशन होता है मेढक के अंदर। आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताइए कि अधिकांश कीट जो हैं ये कैसे श्वसन करते हैं
मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, एक है आपका फेफड़ों से, दूसरा है वातक तंत्र से। कीट जो है कैसे श्वसन करते हैं, फेफड़ों से या वातक तंत्र से? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों जिसको पीडीएफ चाहिए है, आपके एग्जाम में 100% चांसेस हैं आने के इन क्वेश्चनों के, जीके जीएस के 10,000 क्वेश्चन है, रट लिए तो बिल्कुल चांसेस हैं कि आपकी जीके जीएस स्ट्रांग हो जाएगी। अभी 300 रुपए की पीडीएफ 99 रुपए में मिल रही है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको तो भी मिल जाएगी आपको, और पुराने हैं तो भी मिल जाएगी। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।